सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया पीवाईक्यू करने वाले और वो है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का BZYCT 137 कोर्स। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला तो ये जीन फैमिली होता क्या है। ठीक है, तो जीन फैमिली वो होते हैं कि हमारे सेम एंसेस्टर होते हैं और सिमिलर फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, वो जीन्स का तो मेनली ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे सेम एंसेस्टर है, वो एक्चुअली डिफरेंट स्पीसीज बनाए। ठीक है, तो इनका जो भी जीन होगा वो सब सिमिलर फंक्शन ही ये परफॉर्म करेंगे। तो ओके, तो ये मेनली जीन डुप्लीकेशन के कारण आता है और उसके साथ साथ जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तब। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग जीन फैमिली। इसका एग्जांपल भी डाल सकते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, ये भी जीन फैमिली है। फिर दूसरा आता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास टू डिफरेंट एलीज जब होंगे वो भी सेम लोकाई में, तो वो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है। ठीक है, मतलब मेनली हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन होता है। होमोजाइगस में क्या होता है कि सब मतलब एक ये का ही होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए इसको और इसको मतलब सेम जीनोटाइप होता है, पर यहाँ पे फिनोटाइप अलग होता है। ठीक है, HHRA में। ठीक है, तो इसको ही हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है ट्रेस फॉसिल्स। क्या होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब ऐसे प्रिजर्व एविडेंस होते हैं जो कि हमें एक्टिविटीज बताते हैं कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म तो मेनली मान लीजिए कि वो चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, मतलब घूम रहा था, तो वो सब करके हम लोग एक्टिविटीज और बिहेवियर हम लोग बता सकते हैं। उसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा मतलब जो जो जर्मनी में जो केव सब है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पिछला ह्यूमन का एंसेस्टर सबका हम लोग फोटो सब ये सब हम देख सकते हैं जो उन्होंने बनाया। ठीक है, तो वहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब पहले का ह्यूमन का स्पीसीज एक्चुअली क्या कर रहा था। ठीक है, वो लोग कैसे शिकार कर रहे थे, कैसे मतलब प्लान बना रहे। ठीक है, फिर थर्ड आता है एनुप्लोडी। क्या आता है, ठीक है, तो जब कोई भी मतलब ये ऑर्गेनिज्म का अंदर में जब एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जब हो जाते हैं तो वो हमारा एनोप्लोइडी के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत टाइप्स का होता है। एक होता है मोनोजोमी जहाँ पे 2n-1 होता है क्रोमोसोम। तो कि मान लीजिए कि हमारा मतलब 48 होता है, तो मोनोजोमी में वो लोग का 47 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ट्राइजोमी में एक ज्यादा होगा तो मतलब 49 होगा। ठीक है, 49। और नालीजोमी में 2n-2 मतलब 46 होगा। ठीक है, और टेट्राजोमी 2n+2 मतलब 50 क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, और ये भी आता है हेक्साजोमी में आता है। ठीक है, तो मतलब ये जो मतलब एबनॉर्मल होते हैं ये मतलब बहुत साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका हेल्थ पूरा खराब भी हो सकता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम के कारण। ठीक है, तो ये मेनली होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, वो भी आपका क्रोमोसोम का कमती या ज्यादा होने से होता है। तो ये मेनली हमारा इनफर्टिलिटी और मिस कैरेज भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर में अगर आपको हुआ तो। और फिफ्थ आता है स्पेसिएशन। ये सबसे इजी है कि स्पेसिएशन होता क्या है, तो दी क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज जो बना, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म था तो वहां से कुछ ऑर्गेनिज्म एक मतलब आइसोलेट हुए और वो एक नया स्पीसीज बना। ठीक है, तो द क्रिएशन ऑफ स्पीसीज जो कि ब्रोकन एंसेस्टर लीनियज से होता है। ठीक है, जो कि नया इंडिपेंडेंट लीनियज बनाता है। ठीक है, वो दोनों के बीच में मीटिंग नहीं होता है एंसेस्टर और डॉटर स्पीसीज का, तो वो एक स्पेसिएशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये सबसे इजी है। क्वेश्चन में आ चुके जहाँ पे हमें ये मैच दी फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्स यहाँ पे लिखा हुआ है जैकोब एंड मोनो। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या लिए, वो एक्चुअली ओपेरन मॉडल लेके आए थे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैकब और मोनो। सो मेनली मतलब उनका ये थ्योरी था कि जो डीएनए है वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए प्रोटीन्स बनाता है, और वो प्रोटीन्स एक्चुअली एलील्स बनाता है, जिसके कारण हमें अलग अलग ट्रेट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जैकब और मोनोड का काम था। ठीक है, फिर दूसरा है कंप्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि एक एलील जो होता है वो कंप्लीटली मास्क करता है एक दूसरा एलील को। ठीक है, तो मेनली आपको पता होगा कि डोमिनेंस 3 टाइप्स का होता है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट और एक तो होता है को डोमिनेंस। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि एक एलील दूसरा एलील को पूरी मास्क कर देता है। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। पर वही इनकम्प्लीट में क्या होता है कि मेनली जो मतलब अगर हेटेरोजाइगस होता है तो वो मतलब अलग से मतलब अपना एक तो फिनोटाइप बनाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन हुआ। ठीक है, और कोडोमिनेंस में क्या होता है कि मल्टीपल एलिजीज देते हैं। ठीक है, फिर आता है टीलोसेंट्री। तो मेनली ये क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रोमियर है वो किस पोजीशन पे आता है वो ये बताता है। ठीक है, तो मेनली आप इधर देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रोमियर है वो किस पोजीशन पे है, उनमें से एक जो है टीलोसेंट्रिक। ठीक है, मतलब ऊपर का पूरी गायब है। ठीक है, तो उसको हम लोग टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के सबसे एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेनली जो बेसिक होता है वो मेटासेंट्रिक होता है। उसका अगर थोड़ा सा हाफ कर देंगे तो सब मेटासेंट्रिक, उसका अगर और हाफ कर देंगे तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर पूरा मतलब बोला है ही नहीं तो टीलो। फिर फोर्थ होता है बाल्टीमोरी। ठीक है, तो ये हमारा एक तो प्रोसेस जहाँ से होता है, जहाँ से आरएनए ट्यूमर जो वायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सबसे लास्ट सेकेंड चैप्टर में आपको पता चल जाएगा जेनेटिक्स का। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा पॉलीथेइज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल डिस्टिंक्ट फिनोटाइप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। फिर आता है डिफरेंशिएटिव फॉलोइंग। तो ये आता है टर्मिनल डिफिशियंसी और इंटस्टियल डिफिशियंसी क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई क्रोमोसोम यहाँ से अगर बीच से कोई मतलब कट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से बीच से कट हो जाता है और वो बाहर ही चला जाता है, तो उसे हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिटियल डेफिशिएंसी। और या नहीं, एक्चुअली उसको टर्मिनल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर बीच से कट हो जाता है और ये वापस से जाके उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं इंटरस्टियल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो टर्मिनल में क्या होता है कि लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉस होता है, पर यहाँ पे ये जो मतलब जो कटा हुआ है वो उसके साथ ही रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे शॉर्टेंड एंड होता है। ठीक है, इसका मतलब जो एंड था वो यहाँ से खत्म हो जाता है, पर यहाँ पे एक गैप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रेक होता है और यहाँ पे 2 ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल डिफिशिएंसी के कारण क्रीडू चैट नाम का सिंड्रोम होता है, और अगर इंडस्ट्रियल होता है तो वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होता है एनारोबिक केमोथ्रोप्स और एरोबिक फोटोथ्रोप्स। तो आप ये नाम से भी जान सकते हैं, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन का वो लोग केमिकल से खाना बनाते हैं, और यहाँ पे एरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो सनलाइट से खाना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है कि मतलब जो एनर्जी होता है वो फर्स्ट या तो लाइट से वो लोग लेंगे या तो केमिकल से लेंगे। अगर लाइट से लेंगे तो एरोबिक फोटोथ्रोप्स, और अगर केमिकल से लेंगे तो एनारोबिक केमोथ्रोप्स। ठीक है, तो अगर वो लोग फोटोथ्रोप्स हुए तो उनको सनलाइट और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वही केमिकल को सिर्फ केमिकल का ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली इसका एनर्जी लाइट से आता है और इनका इनऑर्गेनिक होता है। तो मेनली इनका जो एनर्जी वो लाइट से आता है और इनका इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, फिर इनको
CO2 का जरूरत होता ही होता है। किनको, जो लोग सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं वही इनको मतलब सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं है, ये लोग केमिकल से सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग कहाँ पे मिलते हैं, तो ये लोग कोई भी सनशाइन एरिया में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सनशाइन में ये लोग खाना बना सकते हैं तो ये लोग सनशाइन में ही मिलेंगे, पर ये लोग एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर इनके पास क्या प्रोसेस होता है, तो एक के पास फोटोसिंथेसिस होता है और एक के पास कीमोसिंथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आता है सिनोबैक्टीरिया या ग्रीन प्लांट्स, और यहाँ पे मिथोजेंस, ओके। अब यहाँ पे थर्ड आता है प्री मीटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म और पोस्ट मीटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो नेचर क्या करते हैं कि वो हमेशा मतलब डिफरेंट अगर स्पीसीज है तो वो हमेशा उन्हें आइसोलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट ये में आता है कि प्री मीटिंग आइसोलेशन आता है कि मतलब मीटिंग करने से पहले जो आइसोलेशन हुआ उससे मतलब आइसोलेशन होना, और यहाँ पे मीटिंग करने के बाद जो आइसोलेशन हुआ, ठीक है। तो मैकेनिज्म बिफोर मीटिंग और आफ्टर मीटिंग, प्री और पोस्ट आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्री मीटिंग जो वो डिफरेंट स्पीसीज को करने से रोकता है, और जो पोस्ट मीटिंग है वो अगर हो गया तो जाके वो एक वायबल या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो है सीजन्स ऑफ फ्रॉग, ठीक। तो मतलब फ्रॉग जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के हमेशा अलग अलग सीजन में मीटिंग करते हैं, ठीक है। कोई समर में करेगा, कोई विंटर में करेगा, इससे करेगा, ठीक है। तो ये प्री मीटिंग आइसोलेशन का एक तो ये एग्जांपल है, और पोस्ट मीटिंग का एग्जांपल है म्यूल्स, ठीक है। जो गधा और घोड़ा का जो ये होता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, म्यूल्स। मतलब म्यूल्स एक्चुअली वो पैदा तो होता है लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब अपना जो वो मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, म्यूल्स, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीसीज से पैदा हुआ है, ठीक है। फिर आता है वो किस टाइप के होते हैं, तो जो हमारा प्री मीटिंग आइसोलेशन होता है वो ज्योग्राफिकल आता है। मतलब ज्योग्राफी मतलब कोई पहाड़ की समुद्र बीच में आ जाएंगे, इकोलॉजिकल होता है, ठीक है, उनके प्रेफरेंस के अंदर में। फिर मैकेनिकल भी होता है कि मतलब स्पर्म मतलब ये तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तो ये प्लांट्स में भी होता है। आपको शायद पता होगा कि पोलिनेशन जब डिफरेंट स्पीसीज के आते हैं तो वो एक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर अगर पोस्ट आइसोलेशन का अगर बात किया जाए तो वो इंटरस्पेसिफिक स्टेरिलिटी होता है, ठीक है। तो मतलब मेनली मतलब क्या बोलते हैं, अगर मतलब ये हो भी जाता है तो मतलब मेनली मेल नहीं तो फीमेल का वो डेथ हो जाता है, ठीक है, स्टेरिलिटी आ जाता है। फिर हाइब्रिड स्टेरिलिटी भी आता है, जिसका एग्जांपल म्यूल्स था, ठीक है। तो मतलब बच्चा पैदा हो भी जाए तो वो स्टेराइल ही पैदा होता है, ठीक है। फिर कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि वन एलीली डोमिनेंट होता है, ठीक है। पर जो हमारा इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस होता है वहाँ पे एलीली डोमिनेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो वो एक्चुअली वाइट देगा, नहीं मतलब पर्पल देगा। अगर होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो ये देगा, ठीक है, वाइट देगा। पर अगर इनकम्प्लीट हुआ तो वो हमारा बीच का देगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस हुआ तो वो हमें ये ब्लैक ही पर्पल देता है शायद, ठीक है, स्नैपड्रैगन का, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर दूसरा है हेट्रोजाइगस जो है, ये मैं अभी भी बताया कि हेट्रोजाइगस जो है वो डोमिनेंट होता है, पर वहीं इनकम्प्लीट में क्या होता है कि वो एक तो इंटरमीडिएट शो करता है, ठीक है। जैसे कि स्नैपड्रैगन फ्लावर का, ठीक है, फर्स्ट ये पर्पल होता है और उसका रिसेसिव वाइट होता है, पर इनका जो बीच का है वो एक्चुअली कुछ अलग कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो है वो 3:1 होता है और इनका में 1:2:1 होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है मेंडल पी कंप्लीट डोमिनेंस का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मेंडल पी, जो मतलब
मेंडल जो जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट किए थे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है स्नैपड्रैगन फ्लावर। ठीक है, अब आता है तीसरा, एक्सप्लेन व्हाई स्टेरिलिटी इज कॉमन इन पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड उनको बोलते हैं जिनके पास दो से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे देख सकते कि डिप्लॉय, ठीक है, हम लोग डिप्लॉय, इसका मतलब हमारे पास 2 पेयर ऑफ ये क्रोमोसोम होते हैं, पर पॉलीप्लॉइड में क्या होता है कि 2 से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो मेनली इनका मतलब स्टेराइल होता है क्योंकि इनका क्रोमोसोम नंबर ही इम्बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब ये लोग का कोई क्रोमोसोम नंबर बैलेंस में नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा ये होता है कि अनबैलेंस गैमेट, मतलब जो भी मतलब ऑफस्प्रिंग जो पैदा होता है वो बहुत पेयर करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब ज़्यादातर कारण से मतलब बच्चा पैदा हो नहीं पाता, मतलब स्टेराइल होता है। ठीक है, फिर तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब फर्टिलाइज अगर हो भी जाएगा, अगर बच्चा पैदा हो भी जाएगा, अगर स्टेराइल नहीं हुआ तो भी वो मतलब क्या बोलते हैं, वो ऑथ क्रोमोसोम की वजह से उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, फिर फोर्थ होता है हाइब्रिड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब वो लोग इनस्टेबल भी रहते हैं अगर 2 से ज़्यादा से तो क्रोमोसोम अगर हुए तो। ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है कि वन जेंडर जो होता है वो मतलब दूसरा जेंडर के साथ कंपटीशन करता है ताकि वो मेटिंग कर सके, या फिर कोई जो जेंडर है वो मतलब दूसरा मेल को एक स्पेसिफिक ट्रेड का वजह से चुने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। एग्जांपल होता है वो है हमारा फर सील, जो अलास्का का जो ग्राउंड होता है वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ के जो मेल्स होते हैं वो 1.5 टाइम्स ये फीमेल से ज़्यादा लंबे होते हैं, और यहाँ तक कि 6 गुना ज़्यादा मतलब भारी भी होते हैं। ठीक है, तो ये लोग बहुत फियर्स बैटल करते हैं सिर्फ मतलब सिर्फ मीटिंग करने के लिए। ठीक है, तो या आपका बुक में भी लिखा हुआ है कि मतलब जब मीटिंग का सीजन आता है तो एक मेल जाता है और वो लोग अपना लाइफ मतलब वो अपना जिंदगी तक को भी दांव पे लगाते हैं। ठीक है, मीटिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत खून खराबा भी होता है, तो बहुत सारे मेल जो होते हैं वो लोग वो देख के भाग भी जाते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा ये भी आता है एंडरसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जहाँ पे मतलब ये पाया गया कि फीमेल जो मतलब जो होते हैं वो लॉन्ग टेल्स वाले मेल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बर्ड्स में। ठीक है, बर्ड्स का बात कर रहे हैं, और कुछ जनरेशन के बाद जो लॉन्ग टेल जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर। तो मतलब ये दो जो मतलब एग्जांपल है वो ये चीज़ को बताते हैं कि फर्स्ट कि मतलब सिर्फ ये मीटिंग के लिए एक जेंडर मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन करता है, और ये सेकेंड की क्या बोलते हैं, एक जेंडर ये मीटिंग के लिए कोई एक स्पेसिफिक ट्रेड से ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली कुछ और भी बात बताया कि जनरली जो मेल्स होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और ब्रिलियंटली कलर होते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे से ये कलर करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, चिड़ियों का अगर आप देखिएगा तोता मैना हुआ वो लोग का जो मेल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से कलर्स होते हैं ताकि वो फीमेल्स को अटैक कर पाए। ठीक है, तो ये जो लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, जो मतलब ये पोलीगेमी सोसाइटी के ऊपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, पोलीगेमी का मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, एक जेंडर होगा और उसका बहुत सारा मतलब ये सेक्सुअल पार्टनर्स होगा। ठीक है, उसे हम पोलीगेमी बोलते हैं। हमारा मतलब इंसान में क्या होता है कि मोनोगैमी। ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ पे
एक अगर इंसान का सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्टनर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ज़्यादा। फिर यहाँ पे फिफ्थ है डिस्क्राइब हैकेल्स लॉ, ठीक है। हैकेल्स लॉ आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा ये फेमस है। तो ये बताता है कि ऑन्टोजोनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। तो मेनली जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, ठीक है। तो मेनली आप कभी एम्ब्रियोनिक ये डेवलपमेंट देखे होंगे, कोई इंसान का कि मतलब कोई मछली का भी कि टर्टल का, तो काफ़ी हद तक वो ज़्यादा मतलब ये सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। हमारा जो मतलब इवोल्यूशन है इंसान का कि स्नेक्स का कि ये का, वो लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। हमारा मतलब एम्ब्रियोज का भी मतलब ये आता है, ठीक है, ये टेल आता है, आपको शायद पता होगा, हमारा ह्यूमंस का टेल आता है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमारा ह्यूमंस का कभी ना कभी टेल था, ठीक है, इनके हिसाब से, हैकल के हिसाब से, ठीक है। हमें मतलब ये 2 चेम्बर हार्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है, हमारे अंदर में, जो कि मछलियों का होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स मतलब जो सांप हैं उनका भी हमें लेग देखने को मिलता है, पर वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से मतलब हैकर ये बताना चाह रहे थे कि मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है मेनली वो पूछा गया, ठीक है। तो मेन जो इनका क्रिटिसिज्म है कि वहाँ पे थ्रू जो फाइलोजेनेटिक रिकैपिटुलेशन होता ही नहीं है, ठीक है, ऑन्टोजेनी में। ये बात सच भी है, ठीक है। मतलब एक तरफ से ये बोलना चाह रहे कि इनका जो जेनेटिक और मॉलिक्यूलर प्रोसेस वो लोग वापस से मतलब हिस्ट्री में रिपीट करते हैं, ठीक है, ना कि अपना ये एंसेस्टर हिस्ट्री, ठीक है। एंसेस्टर हिस्ट्री वो रिपीट नहीं करते, वो मेनली ये बताते हैं कि उनका जेनेटिक और मॉलिक्यूलर प्रोसेस कैसे हुआ है, ठीक है। बेसिकली वो होमोलोगस जेनेटिक पाथवेज बता रहे, ठीक है। तो ये मेनली उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हैकर्स का, ठीक है। अब आते हैं 6 डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन 6th एक्सटेंशन, ठीक है। तो मेनली आपको पता होगा कि 5 मास एक्सटेंशन हुए, ठीक है। तो 5 बार ये मतलब धरती से जीवन विलुप्त हुआ है, और आज हम लोग 6th एक्सटेंशन में हैं, ठीक है, हम लोग अभी हैं। और यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन बींग्स है वो मेन हमारा 6th एक्सटेंशन को कॉज कर रहा है। और वो कैसे कर रहे हैं, इससे स्पीसीज बहुत जल्दी डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। तो मिलिए आपको बताओ कि बैकग्राउंड जो मतलब बैकग्राउंड एक्सटेंशन जो होता है वहाँ पे 10 से 25 स्पीसीज हर साल मतलब ये एक्सटेंट होते ही होते हैं, पर अभी वो 1000 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, नेचुरल रेट से, ठीक है। इसे हम लोग एंथ्रोपोसेसिन या एज ऑफ मैन एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, तो सबसे पहली बात कि हम लोग नॉन नेटिव स्पीसीज को हम लोग कोई अलग अलग जगह में डाल दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको शायद याद होगा कि दो जो एक्सटेंट हुआ था वो मेनली ह्यूमन का खाने का वजह से, और साथ साथ हमारा जो डॉग्स लाए थे, ठीक है, जो डॉग्स लाए थे और जो बिल्ली सब लाए थे वो मतलब वो आइलैंड में छोड़ रहे थे, और उसके कारण में ये जो डोडो का जो नेचुरल हैबिटेट था वो मतलब उसके कारण वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। फिर दूसरा है जो सिंगल स्पीसीज ही सारा मतलब एरिया को ले जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा इंसानों से, ठीक है, तो मतलब हम इंसान ही सारा मतलब एरिया को ले जा रहे हैं, ठीक है, स्पीसीज का। आज हमारा 30 to 40% एरिया हम लोग ही ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा इवोल्यूशन डायरेक्टेड बाय ह्यूमन, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन मैकेनिकल सिलेक्शन करें, ठीक है, हम डिसाइड करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आगे जिएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म आगे नहीं जिएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ये डॉग्स है, ठीक है।
क्योंकि जो जो क्योंकि जो कुत्ते जो ज़्यादा मतलब वफादार होंगे या फिर जो कुत्ते जो ज़्यादा क्यूट होंगे उनको हम लोग ज़्यादा मतलब ये रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इवोल्यूशन को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर चौथा होता है टॉप प्रीडेटर एवरीवेयर, ठीक है। तो चाहे जमीन हो, आकाश हो या पानी हो, हम लोग मेन शिकारी है, ठीक है। फिर पांचवा आता है पॉल्यूशन एक्रॉस। तो ये तो मतलब हम लोग पॉल्यूशन इतना कॉज कर रहे हैं कि नेचर भी हारी मान जा रही है, ठीक है। फिर छठा है लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। तो हमारा बढ़ता पॉपुलेशन के कारण में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अभी कर रहे हैं, पहले भी क्या थे, जायंट लेमूर, एलिफेंट बर्ड, माउस, गैन कैंगरू, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और अभी ये बताया जा रहा है कि अगले कुछ सालों के अंदर में राइनोस, टाइगर्स, गोरिल्ला, वुल्फ, इन सभी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हमारे कारण, ठीक है। अब सातवां आता है कि एबीओ ब्लड टाइप एलिलीज इन ह्यूमंस के बारे में समझाइए, ठीक है। तो ये भी जो ब्लड टाइप आता है वो कोडोमिनेंस के कारण आता है। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे हमारा ए, बी और आई होता है, ठीक है। और ये जो ए और बी है ये दोनों ही कोडोमिनेंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ए और आई होगा तो यहाँ पे ए ही से होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या ये पीनट चार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो मेनली जब यहाँ पे आई ए और आई ए अगर एक साथ जब ये मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ए ब्लड टाइप आता है। मतलब यहाँ पे देखिए कि ए जो है वो मतलब ये डोमिनेंस शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे बी डोमिनेंस शो करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ये बी है, ये वाला बी है और ये वाला बी है। तो मेनली बी और आई और हमारा ए और आई ये दोनों ही डोमिनेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी आपस में डोमिनेट शो करते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आई और आई होगा तो आपका ये रिसेसिव शो करेगा जो कि हमारा ओ ब्लड टाइप है, ठीक है। वरना अगर दोनों अगर एक साथ भी आएंगे तो हमारा ए बी ब्लड टाइप बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो मतलब को डोमिनेंस होता है इंसानों के अंदर में वो शो करता है, ठीक है। फिर आते हैं पटव सिंड्रोम, ठीक है। तो पटव सिंड्रोम में मेनली एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स हेल्दी होते पर एक रैंडम चांस के वजह से जो ईगो स्पर्म आता है वहाँ पे मतलब एक रैंडम चेंज आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरी रैंडम होता है, जानबूझ के नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली जो मतलब यहाँ के बच्चे होते हैं उनका मतलब जो सर होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। उनका जो आईब्रोज होता है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उनका मतलब कान भी मतलब ठीक है। तो जो हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है पटव सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। तो ये मेनली एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम का होने से होता है। तो आपको याद रहेगा कि मतलब जब एक मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर में अगर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो तो उसे क्या कहते हैं, अनप्लॉइडी, ठीक है। और इसके पास एक्स्ट्रा कॉपी, तो अनप्लॉइडी का कौन सा एग्जाम्पल है, ट्राइजोमी का, ओके, वेरी गुड। अगर आपको ये पता होगा तो अच्छा है, तो ठीक है, ये आपका ट्राइजोमी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम 13 जो होता है, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो पटव सिंड्रोम में क्या होता है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम 13 जो होता है वहाँ पे एक ज़्यादा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पटव सिंड्रोम होता है। तो मेनली हम लोग का हेड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। इनका आईब्रोज भी एब्सेंट होता है, ठीक है। वो मोनालिसा का जैसे इनका जो लोअर सेटोपियर है वो भी बहुत अजीब दिखता है, ठीक है। तो मेनली ये मतलब ये रैंडम चेंज इन एगो स्पर्म ऑफ हेल्दी पेरेंट्स, मतलब हेल्दी पेरेंट्स ही होंगे पर म्यूटेशन आ जाएगा उनका एग या फिर स्पर्म में, और उसके वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम
13 आ जाएगा और उसके वजह से ये डिजीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली बच्चे जो होते हैं वो अपना पहला 1-2 साल ही कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, सिर्फ 5 to 15% ही बच्चे ये जिंदा बचते। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आया रहेगा और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।